हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। या टेस्ट नंबर आपका 106 है। 105 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न में से कौन सी मिट्टी बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। देखिए, भारत की निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है कि बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुआ है, वो कौन सी मिट्टी है? तो वो है आपका रेगुर मिट्टी। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, रेगुर मिट्टी, इसको जो है कि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक अलग और नाम है कि इसे केरल की कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए, इसका जो निर्माण है वो दक्कन लावा बेसाल्ट ज्वालामुखी चट्टानों के उपक्षय के कारण हुआ है, इसका निर्माण है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न में से किसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? परहित कांच, गन मेटल, रेशेदार कांच, सीसा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है उसको बनाने में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो वो रेशेदार कांच का किया जाता है। देखिए, कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शक या अल्प पारदर्शक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। और रेशेदार कांच जो है कि ज़्यादा बल प्रतिरोधी होता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग जो है कि बुलेट प्रूफ जैकेट में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सौर्य मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह मिसाइल 8 मैक से अधिक गति से उड़ती है। इस मिसाइल की परस 1600 किलोमीटर से अधिक है। देखिए, बात की जा रही है सौर्य मिसाइल की, ठीक है। अगर हम बात करें सौर्य मिसाइल की, तो यह जो है कि सतह से सतह मार करने वाला सामरिक प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है, जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए ये विकसित किया है, ठीक है। देखिए, इसकी जो मारक सीमा है वो जो है कि 750 से लेकर के 1900 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी मारक जो भी है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा गलत है। और इस मिसाइल का जो है कि स्पीड जो है कि 7.5 मैक है। यहाँ पे दिया गया है कि 8 मैक से अधिक गति से उड़ती है, इसका है 7.5। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ना तो 1 और ना ही 2। महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में सिचुएटेड है? तो ये जो है कि आपका तेलंगाना में सिचुएटेड है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, तेलंगाना के अन्य भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब सारे जो है कि आपके तेलंगाना में हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अंतरिक्ष यान और प्रायोजन के बारे में बात की जा रही है। कैसिनी हाइगेंस, यह जो है कि शुक्र ग्रह की परिक्रमा करना तथा डेटा को पृथ्वी पर प्रेषित करना। मैसेंजर, ये बुध ग्रह का मानचित्र तथा अन्वेषण। तीसरा है कि वायेजर 1 और 2 बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण। देखिए, इसमें कुछ अंतरिक्ष यान का नाम दिया गया है और इसका प्रयोजन क्या है। अगर हम बात करें कैसिनी हाइगेंस की, तो यह एक जो है कि अंतरिक्ष यान मिशन है, जो कि हमारे सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। और उसके जो है कि प्राकृतिक उपग्रहों की अध्ययन कर रहा है ये कैसिनी हाइगेंस। तो यहाँ पे दिया गया है कि शुक्र ग्रह की परिक्रमा करना तथा डेटा को पृथ्वी पर प्रेषित करना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मैसेंजर की हम बात करें
तो यह बुध ग्रह की परिक्रमा कर रहा है और नासा का एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। तो यहाँ पे बुध ग्रह का मानचित्र तथा अन्वेषण ये भी आपका सही है। वायेजर 1 एंड 2 अगर इसकी बात करें तो ये जो है कि सौर मंडल और उसके बाहर की खोज के लिए जो है कि प्रक्षेपित किया गया था ये, तो ये भी आपका सही है। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। असत्य कथन की पहचान कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने चनहुदड़ो और लोथल से मिले हैं। तालीपरंबा स्थित राजराजेश्वर शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि 8 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति होती है। और कर्नाटक के मैसूर महल पर वाडियार राजवंश का शासक रहा। और यक्षगान केरल का लोक नृत्य है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाना कहाँ से, चनहुदड़ो और लोथल से मिले हैं, बिल्कुल सही है। और तालीपरंबा स्थित राजराजेश्वर शिव मंदिर में महिलाओं को केवल 8 बजे के बाद ही प्रवेश की अनुमति होती है, ये भी आपका सही है। और कर्नाटक के मैसूर महल पर वाडियार राजवंश का शासक रहा है, ये भी आपका सही है। और यक्षगान केरल का लोक नृत्य है। देखिए, यक्षगान जो है कि केरल का लोक नृत्य नहीं है, ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये जो है कि कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये क्या है आपका असत्य है। अच्छा, केरल का लोक नृत्य क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध में से किससे है? ओजोन संरक्षण से, पर्यावरण प्रदूषण से, जैव विविधता से, नाभिकीय कचरा से। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है कि ओजोन संरक्षण से है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें ओजोन परत की, तो ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, जो कि ओजोन परत के संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए ये बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत के क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, यह संधि जो है कि हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया था। और ये जो है कि प्रभावी हुआ 1 जनवरी 1989 से। ठीक है, देखिए, इस संधि को मतलब खोला गया कब? 16 सितंबर 1987 में। और इसी कारण जो है कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन डे मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। हिंदू समृद्धि दर का संबंध है प्रति व्यक्ति आय से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, जनसंख्या से, हिंदू जनसंख्या वृद्धि से। हिंदू समृद्धि दर का संबंध है, इसका संबंध है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है कि यह एक निश्चित समय अवधि में किसी भी देश के सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो है कि आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन के अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें घुल जाता है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से किस बीमारी से वह व्यक्ति पीड़ित है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए? अति अम्लता से, मधुमेह से, बुलिमिया से, इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस बीमारी से वह व्यक्ति पीड़ित होता है जो कि मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए? तो वो बीमारी कौन सी है? तो वो है आपकी बीमारी बुलिमिया से। देखिए, इससे ग्रसित लोगों को क्या लगता है, जो भी मतलब खाने से ये संबंधी एक समस्या होती है, और इस समस्या से जो ग्रसित लोग होते हैं क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, मतलब उनको कंट्रोल ही नहीं रहता है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उनका इतना वजन बढ़ जाता है कि वो क्या करते हैं कि अपना वजन को कम करने के लिए अब कदम उठाना पड़ता है उनको। ठीक है, या तो वो व्यायाम करेंगे या फिर उपवास करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही खाना चाहिए कि हाँ, उनका जो है कि बॉडी का वेट जो है कि मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस बीमारी से जो ग्रसित लोग होते हैं यही चीज़ें होता है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि पाबना आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा? पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उत्तरी बंगाल, दक्षिणी बंगाल। पाबना आंदोलन, देखिए, पाबना आंदोलन जो है कि
70 और 80 के दशक में ये हुआ था। किसानों ने जमींदारों द्वारा बढ़ाए गए मनमाने करों के विरोध के लिए किया गया था ये, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये पूर्वी बंगाल में हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका सही है। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, कोलंबिया, ब्राज़ील। देखिए, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला ये किस देश में स्थित है? जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसमें से पूछा जा रहा है कि वो जो है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला किस देश में स्थित है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।